ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऊर्जा सुरक्षा और संगठित कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर के साथ पत्रकार निर्भय सिंह की विशेष बातचीत। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया भर में मिशन मोड पर काम कर रहा है। वर्ष 2030 तक अलायंस ने 1 ट्रिलियन निवेश को अनलॉक करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के साथ मिलकर भी ISA रिन्यूएबल खासतौर पर सोलर पावर पर लगातार काम कर रहा है। ISA में महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर आज हमारे खास मेहमान हैं, जो अलायंस द्वारा उठाए गए अलग अलग कदमों और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सौर ऊर्जा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सौर ऊर्जा का लाभ उठाने में भारत और दुनिया को आप आज कहां खरा पाते हैं? देखिए, जो सोलर में सबसे बड़ी बढ़त आई है वो आई है पिछले 8-10 सालों में, क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने ये देखा कि एक के बाद एक पॉलिसीज के तहत भारत में इसका दाम गिरता चला गया, और जैसे जैसे दाम गिरते गए वैसे वैसे और अधिक सोलर का उपयोग होना शुरू हुआ। आज हमारे देश में लगभग 70,000 मेगावाट सोलर है और करीब 50,000 मेगावाट कंस्ट्रक्शन के अंडर है। लगभग 6-7% हम लोगों की बिजली सोलर के माध्यम से जनरेट होती है। दुनिया में भी लगभग इतनी ही बिजली, मेरे ख्याल से 9-10% के करीब सोलर के थ्रू मिलती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये अधिकतर उन देशों में है जहां पर बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफी है। OECD के देशों में, चाइना में, भारत में, लेकिन उन देशों में जहां पर की बिजली की खपत बहुत कम है, जैसे अफ्रीका के सारे देश हुए या लैटिन अमेरिका के छोटे देश हुए या जो आइलैंड स्टेट्स हैं, इनमें हम सोलर एनर्जी को उतना ज्यादा बढ़त नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों में जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा कि नहीं। इसलिए दुनिया में तो लगभग 10% है, लेकिन ये बहुत ही लॉपसाइडेड है। कुछ ही देशों में है, बहुत सारे देशों में नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां सौर ऊर्जा हरित ऊर्जा प्राप्त करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है, दूसरी ओर इनमें इस्तेमाल होने वाले पैनलों और अन्य उपकरणों से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी पैदा होता है, यानी सौर ऊर्जा का एक नकारात्मक पक्ष भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो सोलर पैनल्स और बैटरीज दोनों से जनरेट होगा, उसको हमें आज ही कंट्रोल करना आवश्यक है। दिक्कत यह है कि हमें ये पता नहीं है कि 25 साल बाद जो सोलर पैनल होंगे उनमें किस चीज की आवश्यकता होगी। जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 25 साल पहले की टेक्नोलॉजी से बहुत फर्क है। इसका ये मतलब है कि रिसाइकलिंग का जो बेसिस हो सकता है वो सिर्फ ये हो सकता है कि हर पार्ट मटेरियल अलग अलग किया जा सके। यानी कि आज हमें स्टैंडर्ड चाहिए हैं जो कि ये इंश्योर करें कि जो सेल आज बनते हैं वो पूरी तरह से डिसमेंटलेबल हो। उसके लिए क्या रिसाइकल टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और क्या स्टैंडर्ड चाहिए होंगे, इस पर अभी काम चल रहा है। मेरा अपना ये अनुमान है कि अगले 5 साल में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों पर प्रगति हुई है और शायद रूल्स इसके आने शुरू हो जाएंगे। वैसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के तहत रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत इनको इकट्ठा करना अब रिक्वायरमेंट है सभी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो डाली गई है। PLI योजना मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने में सफल रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत सोलर PV सेल और मॉड्यूल्स के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरकर सामने आएगा। इस बारे में आपका क्या अनुमान है? इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा और यहां से दुनिया भर को सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हम लोगों ने अच्छा ये किया है PLI में कि इसको एफिशिएंसी से लिंक किया। इसका ये मतलब है कि जो आज सोलर पैनल बन रहे हैं वो दुनिया में सबसे एफिशिएंट में से होंगे, और ये आज ही नहीं, ये कल के लिए भी होगा और परसों के लिए भी होगा। इसका ये मतलब है कि वी विल रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। जिस प्रकार से आज जो पैनल्स बन रहे हैं वो विश्व स्तर के होंगे, इसी प्रकार से जो कल बनेंगे वो भी विश्व स्तर के होंगे। हम अटक नहीं जाएंगे आज की टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और जो सोलर पैनल के ऊपर देश में भी रिक्वायरमेंट है और बाहर भी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकेंगे।
भारत की G20 अध्यक्षता किस हद तक सौर ऊर्जा में सस्ते दरों पर फंड उपलब्ध कराने में G20 की बड़ी भूमिका हो सकती है? आपकी अपनी तरफ से G20 को क्या सुझाव देंगे? पिछले साल पूरे सोलर सेक्टर में विश्व भर में लगभग $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। इस साल ये निवेश करीब 350 बिलियन का हुआ। ये सबसे बड़ी रकम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट की गई हो। इवन व्हेन कंपेयर्ड, जब फॉसिल फ्यूल का बूम चल रहा था उस वक्त भी इतनी बड़ी राशि का निवेश नहीं हुआ था। तो सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में तो काफी हो रहा है, लेकिन इसका 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल OECD कंट्रीज और चाइना में ही हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि इसको बाकी दुनिया में फैलाएं। हम लोगों ने कई इन्वेस्टर्स से बात करी कि भाई बाकी देशों में क्यों नहीं कर रहे, तो हम लोगों को जो लगा कि इन लोगों का परसेप्शन है कि उन जगहों से पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सोलर अलायंस ने अब एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म सेटअप किया है, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो इसमें इन्वेस्टर गारंटी खरीदेंगे, और यदि उनका टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो सोलर अलायंस उनको लो कॉस्ट लोन या जीरो कॉस्ट लोन की तरह से ये पैसा दे देगी, और जब उनको पैसा वापस मिल जाएगा तो वो हमें वापस कर दें। इसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि इन देशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भाई ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं गारंटी खरीदने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ऑन इट्स ओन पैसा डेवलपिंग कंट्रीज में जो निवेश है वो शुरू हो जाएगा। नेट जीरो कार्बन की ओर बढ़ने में रिन्यूएबल, खासतौर से सोलर पावर की अहम भूमिका दिखती है, पर साथ में कई मुश्किलें भी हैं। ग्रीन एनर्जी को अपनाने में क्या मुख्य चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि इस सभी एरियाज में जिसमें आज बिजली आपको मिल रही है वो मिल रही है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, तो सभी जगह एक तो लगाएं। सोलर का बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के प्रकार में यूज हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि आप एक रूरल एरिया में सोलर कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जो कि सोलर पावर से चले, आप सोलर पंप लगा सकते हैं जो सोलर पावर से चले, आपको लंबी तार खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फायदे की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज में जहां पर कि बिजली की आवश्यकता हो, सोलर पैनल्स के थ्रू उसको आसानी से आप मीट कर सकते हैं। आईएसए ने ग्लोबल साउथ के देशों यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में सौर ऊर्जा पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है? मैं दो प्रकार की सफलताओं की बात करूंगा। पहली चीज तो यह है कि एक बार आप वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप को कन्विंस कर देते हैं कि सोलर के थ्रू जो के माध्यम से जो बिजली मिली है उससे कई और फायदे हैं। बिजली तो मिली, लेकिन आपको ऊर्जा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जॉब्स क्रिएट किया ऐसी जगह पे जहां पहले जॉब्स ही नहीं थे। अगर आप शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन कम हुआ, और साथ में कार्बन का कोई उत्सर्जन नहीं हुआ। इन सब वजहों से पहली बात तो यह है कि लीडर्स ये चाहते हैं कि सोलर की तरफ जाएं। उसके लिए जो उनको रेगुलेशंस बदलने हैं उसमें सोलर अलायंस उनकी मदद करती है, उसमें जो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उसके लिए मदद करती है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम इस बात में भी मदद करते हैं कि किस प्रकार से लो कॉस्ट पैसा मिल सके इसके लिए। तो अब जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में पैसा जा ही नहीं रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने एक जो पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म बनाया है उसके थ्रू पैसा आए, और वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो कि जो इन्वेस्टर है उसको थोड़े दिन बाद ये ख्याल आए कि भाई अफ्रीका इज अ सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट। इसकी वजह से आपको पैसा भी सस्ता मिलेगा। कई देशों में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए लो कॉस्ट फाइनेंस उपलब्ध नहीं होता है। कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद क्या सस्ते दरों पर फंड्स मिलना और मुश्किल हो गया है? ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से और सप्लाई चेन्स की वजह से सोलर के दाम बढ़ गए, और अगर हम 2021 और 2022 को देखें, इन दोनों सालों में जो सोलर के दाम थे वो लगभग 20% और करीब 6% अधिक हैं 2020 के कंपैरिजन में। ये क्यों है? क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई चैनल्स हैं यानी कि जो शिप्स हैं वो तो उतने ही रह गए। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि 2030 में आज के कंपैरिजन में जो सोलर डिमांड होगी वो कम से कम 3 गुनी होगी, और हो सकता है कि 8 गुनी हो। इसका ये मतलब है कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसको दुनिया भर में विस्तृत होना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि सब जगह मैन्युफैक्चरिंग या सब रीजन्स में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ
जो डिमांड है वहां तक सोलर पैनल को पहुंचना और बैटरीज को पहुंचाना आसान हो जाए, ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी स्थापना के बाद आईएसए ने काफी विस्तार किया है। कौन कौन से नए देश हैं जो आने वाले समय में इस गठबंधन के सदस्य बन सकते हैं? आज लगभग 116 देश आईएसए के सदस्य हैं और ये नंबर लगभग 1 प्रति माह की दर पे बढ़ रहा है। हमारा ये अपना मानना है कि हम चाहेंगे कि जितने भी एलिजिबल देश हैं, और एलिजिबल देश वो हैं जो कि यूएन के मेंबर्स हैं, हम चाहेंगे कि वो सभी लोग 193 देश आईएसए के जल्दी ही मेंबर बन जाएं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत राष्ट्रीय ग्रिड को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी फिलहाल क्या स्थिति है? इसके देखिए, एक तरफ तो आईएसए ने इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस को ये काम करने को दिया है कि ये देखे कि जब डिफरेंट ग्रिड्स को जोड़ा जाए तो कितनी सोलर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। यानी कि ईस्ट एशियन ग्रिड को अगर इंडियन ग्रिड से जोड़ा जाए, या इंडियन ग्रिड को गल्फ ग्रिड से जोड़ा जाए, या नॉर्थ अफ्रीकन ग्रिड को यूरोपियन ग्रिड से जोड़ा जाए, तो कितनी बिजली फ्लो होगी और उस बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। ये स्टडी इस साल के आखिर तक कंप्लीट होगी। लेकिन मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच की लाइन की बात शुरू हो गई है, भारत और यूएई के बीच की लाइन की बात शुरू हो गई है, सिमिलरली सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच की शुरू हो गई है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये सभी लोग देखने लगे हैं कि किस प्रकार से हम अपने सोलर एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके लिए ग्रिड कनेक्शंस अब हमने देखा कि दुनिया भर में बढ़ने शुरू हो गए हैं। आईएसए अफ्रीकी देशों में मिनी ग्रिड स्थापित करने की बात करता रहा है। मिनी ग्रिड के मामले में जब आप अफ्रीका में परियोजनाएं स्थापित करते हैं तो भारत में मिले अनुभव का उपयोग कैसे करेंगे? भारत का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा है 3 चीजों के ऊपर। पहली चीज कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो हमने सोलर मिनी ग्रिड बनाए वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। सेकंड चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि किस प्रकार से रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे प्राइवेट सेक्टर आ पाए, और तीसरी चीज हमने ये देखी कि किस प्रकार के टैरिफ स्ट्रक्चर्स लगाए जाएं ताकि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हाई चार्जेस ना हो। यही 3 चीजें हम लोग अफ्रीका लेके जाते हैं और वहां पर भी जो मिनी ग्रिड्स लगाए हैं उनको इसी फ्रेमवर्क में, ताकि मिनी ग्रिड्स भी बढ़े, लोगों को बिजली का खपत भी बढ़े और साथ में एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम भी चालू हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है, क्या हम इस मोर्चे पर आईएसए को वैश्विक पहल करते हुए देखेंगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक ग्रीन हाइड्रोजन इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, जिससे कि एक तो जितनी भी दुनिया भर में इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पे रखेंगे और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दूसरी ओर जो लोगों को सर्टिफाई करना है उसको वहीं पर कोर्सेज के थ्रू सर्टिफाई करेंगे, और तीसरा जो लोग डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स और जो लोग उसको फाइनेंस करने चाहते हैं उनकी मैच मेकिंग कराएंगे। तो हम लोगों की होप ये है कि ये GHIC जल्दी ही चालू हो जाए। डॉक्टर माथुर, आकाशवाणी से यह खास बातचीत करने के लिए और यह जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऊर्जा सुरक्षा और संगठित कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर के साथ पत्रकार निर्भय सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है